आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस है। हम सभी लोग अपने आप से वादा करें, वादा प्रॉमिस और प्रतिज्ञा लें, कितनी मेहनत करनी है कि सिलेक्शन अवश्य हो। ये बात और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो। यदि आप सोच लोगे, आपने ठान लिया कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप कर सकते हो। हमेशा दुर्भाग्य ये है कि हम क्षमतावान होने के बावजूद, हम सबके अंदर क्षमता है, फिर भी हम सभी लोग क्षमता का उपयोग करते ही नहीं, इसलिए हम असफल होते हैं। सात्र एक फिलॉसफर है। सात्र यूरोप का एक महान दार्शनिक है। सात्र कहता है कि यदि हम असफल होते हैं तो दोष भी मेरा ही है, और सफलता मिलती है तो श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए। यदि आप सफल होते हो तो फिर उसका आपकी अपनी मेहनत है। असफल होते हो तो आपकी अपनी लापरवाही है। अब चुनना आपको है कि आपको सफल होना है या असफल होना है। और आज के दौर में ये जो आईएएस का पद है, सोचो, ये जिले का राजा होता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, रियासतों की बात करें, रियासतों में राजा होते थे, और जितनी रियासतें हैं प्रेजेंट टाइम उतने जिले हैं। हर जिला एक रियासत के बराबर है। आप राज परिवार में पैदा हुए हो या नहीं, पर यूपीएससी आप सबको इतना बेहतरीन अवसर देता है कि आप मेहनत करके आप आईएएस बन सकते हो। और इस समय जितना रुतबा आईएएस का है, मुझे लगता है कि उतना रुतबा अन्य किसी सरकारी पद का नहीं है। हाँ, बेशक सीट कम आती है, 700, कभी 800, कभी 900, पर एक चीज सोचो, यदि आपने पूरी मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप किसी जिले के राजा जैसा बन जाएंगे। और बनना ही है, क्योंकि हम सबके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोच लो, हम सभी लोग पृथ्वी पर आए हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि लोग एग्जाम्पल दिया करें, उदाहरण। अब मुझे लगता है कि यदि आप मेहनत करोगे तो लोग आपका उदाहरण अवश्य देंगे, हमेशा। वरना 135 करोड़ लोगों में कितने लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं? मैं बार बार कहता हूं, यह पद ऐसा पद है जो एक लॉन्चिंग पैड है मिडिल क्लास के लिए। हम कभी मुकेश अंबानी तो नहीं बन सकते, पर यदि मेहनत करें तो वो मुकाम हासिल कर सकते हैं इस पद के माध्यम से। आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय सिलेक्शन के। और मैंने ये कहा था, जब एग्जाम में 1 हफ्ते बचता है, 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह में जोश जुनून होता है, इसे 1 हफ्ते को 365 दिन के बराबर कर देना है। अर्थात 365 दिन, हर एक दिन इस 1 सप्ताह की तरह हो। इतनी मेहनत करनी है। और यदि आप 1 साल ऐसा कर लिए, जैसे एग्जाम जब बचता है मात्र 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, तो दिन रात हम एक कर देते हैं। खाते पीते सोते हर वक्त केवल एग्जाम की बातें,
क्वेश्चन याद आते हैं, उन प्रश्नों का आंसर हम रटते हैं। जब किसी से फोन पर बातें भी करते हैं तो प्रश्न और प्रश्न के आंसर पूछते हैं। क्या कमाल का माहौल होता है, चारों तरफ केवल प्रश्न, किताबें और सिलेबस। पर 10 दिन यदि इसी तरह 365 दिन किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन रुकेगा। अब सोचो, यह आपके हाथ में है कि सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। हो सकता है कुछ बच्चे 10 घंटे मेहनत करके सिलेक्शन ले लें, हम 15 घंटा मेहनत करेंगे, हम 3 घंटे 4 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, जब एक ही चीज को आप 10 बार पढ़ते हो, आप बार बार रिवीजन करते हो, तो चीजें याद हो जाती हैं। मैं मैथ और फिजिक्स की बात करूं, हम मैथ में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे कि लगता था मैथ बहुत आसान है। खेल किसका है? प्रैक्टिस का और मेहनत का। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम, कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा अपने आप से है और रोज अपने आप से कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है। आज मेरा कितना विकास हुआ और लक्ष्य के कितना करीब में पहुंच चुका हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कर सकते हो। ये आपके लिए बेशक कठिन है पर असंभव नहीं है। एक लाइन हमेशा याद रखना, क्या यह भी कोई जीना है जिसके मरने के बाद लोग उसका नाम भुला दें। जिसे हम फिलॉसफी की भाषा में कहता हूं मैं, सामाजिक अमृतत्व। सोचो, डिसीजन आपका, निर्णय आपका, मेहनत आपकी, डेडिकेशन भी आपका। मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा, मेरी भूमिका केवल 5% होगी, 95% आपकी भूमिका होगी। लेकिन 5% आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे जाग्रफी में केवल मैं तरीका बता रहा हूं, सोचने का तरीका। एक बार आपने समझ लिया तो किसी भी किताब को पढ़ोगे आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और मुझे पूरा भी, मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न बाहर ना जाए, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं केवल रास्ता बता रहा हूं, मेहनत तो आपको करनी है। इसलिए हम सब अपने आप से वादा करें कि सिलेक्शन लेके रहेंगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन से आपके परिवार और समाज सबकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह निर्णय आपका है कि करोड़ों की भीड़ में खो जाना है या फिर अलग नजर आना है। सोचो आप। चलो बात करते हैं हम लोग टॉपिक की। कल मैंने ये कहा था, चक्रवात। दो बातें हुई थी। मैंने ये कहा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। टेम्परेट साइक्लोन। और दूसरी चीज उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन
अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि साइक्लोन के केंद्र में लो प्रेशर और परिध पर हाई प्रेशर होता है। जैसे आप सोचो जरा, ये केंद्र में लो प्रेशर मान लिया जाए या 800 मिलीबार है या 900 मिलीबार है, हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चली गई। ये जो हवा है, वो परिध से केंद्र की ओर चलेगी, क्योंकि परिध पर 900 मिलीबार वायुमंडलीय दाब और केंद्र पर 800 मिलीबार वायुमंडलीय दाब। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यह साइक्लोन, आप ध्यान देना इस बात को। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट हम साइक्लोन की बात करें। ध्यान से सुने इस बात को। हमेशा जब इस साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन बनता है 40 अंश से लेकर 60 अंश अक्षांश के बीच। हमेशा कई बार 65 चला जाता है। यह जो साइक्लोन बनता है 40 से लेकर 65 अंश अक्षांशों के बीच बनता है। ये जो साइक्लोन बनता है 40 से लेकर 60 अंश अक्षांश के बीच ये साइक्लोन बनता है हमेशा। और इस साइक्लोन के लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए वाताग्र का निर्मित होना जरूरी है। हमेशा याद इस बात को। इस चक्रवात के लिए वाताग्र का निर्मित होना आवश्यक है। इसे ध्यान से समझना। इसका अर्थ यह है कि जब वाताग्र बनेगा साइक्लोन वही बनेगा। जब तक ये वाताग्र नहीं बनेगा तब तक साइक्लोन नहीं बनेगा। हमेशा शीतोष्ण जब कटिबंध की बात हुई थी तो मैंने क्या कहा था आपसे, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनके बीच के बेल्ट को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल हम जोन कहते हैं। ये 66.5 अंश की बात करें, इस एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसे। और 66.5 से लेकर 90 की बात करें, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो बेल्ट है, हम इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा 23.5 से लेकर 66.5 के बीच को कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और 66.5 से लेकर 90 के बीच को कहते हैं शीत कटिबंध, कोल्ड जोन कहते हैं इसे। दक्षिण में भी ऐसा ही होता है। और हम 90 की बात करें, यह सामान्य परिभाषा है। आप ध्यान देना, यह जो साइक्लोन है कर्क और 66.5 अंश के बीच बनता है, 40 से लेकर 65 अक्षांशों के बीच बनेगा। यह बेल्ट इनके बीच होगा। सोचो, इनके बीच जो भी साइक्लोन उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आप ध्यान देने इस बात को, पूरी बात समझो आप। इस चक्रवात के लिए वाताग्र का निर्मित होना जरूरी है। और वाताग्र कहां बनेगा? जहां एयर मास से टकराएगी। जैसे मैंने ये कहा था, ये आपका
ध्यान सुनिए इस बात को, यह आपका शीत वायु राशि और यह आपका उष्ण वायु राशि है। कल की क्लास को याद रखना, इनके बीच ये जो काल्पनिक रेखा खींच जाती है, इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं वाताग्र। मैंने क्या कहा था कल के क्लास में, फ्रंट कहते हैं इसे। ये शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि, ये दोनों अपनी विशिष्टता को बनाए रखती हैं, कहीं मर्ज नहीं होती, ये मर्ज होती ही नहीं है। इन दोनों रेखाओं के बीच एक काल्पनिक रेखा खींच जाती है, इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है वाताग्र। इसे कहते हैं वाताग्र कहते हैं इसे। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, इस साइक्लोन के निर्माण के लिए वाताग्र का होना जरूरी है। इसका अर्थ यही है कि जहां वाताग्र बनेगा वहां यह साइक्लोन बनेगा, वाताग्र नहीं बना तो साइक्लोन नहीं बनेगा। लेकिन वाताग्र के निर्माण के लिए वायु राशियों का निर्मित होना जरूरी है, एयर मासेस का निर्मित होना जरूरी है, क्योंकि बिना वायु राशि के वाताग्र बनेगा ही नहीं। जैसे मैंने ये कहा, ये शीत वायु राशि, ये उष्ण वायु राशि है, इनके बीच ये जो काल्पनिक रेखा खींच जाती है इसे कहते हैं वाताग्र। अब सोचो, ये जो वायु राशियां ये कहीं भी बन सकती हैं, कहीं भी, समुद्र के ऊपर भी और स्थल के ऊपर भी, महासागर और महाद्वीप के ऊपर भी बनती हैं। तो ये वो जो वाताग्र है, ये वाताग्र कहीं भी बन सकता है। इसलिए शीतोष्ण जो कटिबंध चक्रवात है कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। तो हमेशा जानो, तीसरी चीज बात करें, हमेशा वाताग्र का निर्माण समुद्र एवं स्थल दोनों पर होता है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है समुद्र एवं स्थल दोनों पर बनता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो वाताग्र है, इस मैप को देखो, मैंने क्या कहा, इस साइक्लोन के लिए वाताग्र का निर्मित होना जरूरी है। और यह वाताग्र कहीं भी बन सकता है, समुद्र के ऊपर भी बन सकता है और स्थल मंडल के ऊपर भी, महाद्वीप के ऊपर भी बन सकता है। और जहां जहां यह वाताग्र बनेगा वहां वहां यह साइक्लोन उत्पन्न होगा हमेशा। इसका अर्थ यह है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये स्थल और जल, महाद्वीप और महासागर दोनों के ऊपर यह बन सकता है, यह साइक्लोन। आप सोचो जरा, हमेशा जब हम किसी साइक्लोन की बात करते हैं, जब हम किसी साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन की स्पीड आपने देखा होगा। चक्रवात की जो स्पीड है वो दाब प्रवणता से निर्धारित होती है। इसका मतलब है चक्रवात की गति दाब प्रवणता से निर्धारित होती है। दाब प्रवणता क्या है? प्रवणता, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता का अर्थ है दाब के बदलने की दर। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो दाब प्रवणता है, जैसे मैंने कहा ताप प्रवणता, ये जो दाब प्रवणता है समदाब
रेखाओं से निर्धारित होता है। यदि समदाब रेखा पास पास है तो दाब प्रवणता ज्यादा होगा। यदि समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो दाब प्रवणता कम होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन की गति को डिसाइड कौन करता है? प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता का अर्थ है प्रेशर के बदलने की दर। ये जो दाब प्रवणता की बात करें, यह समदाब रेखाओं से निर्धारित होता है। और समदाब रेखा क्या है? समान प्रेशर वाले सोचो स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। हमेशा समान दाब वाले प्रेशर वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं समदाब रेखा। यदि समदाब रेखा पास पास है तो दाब प्रवणता ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल समदाब की बात करें, जैसे मान लिया जाए पूरी बात, ये जो वायुमंडलीय दाब है ये 900 मिलीबार है। हमेशा मान लिया जाए ये जो है आपका 900.01 हो, ये जो है 900.02, बहुत स्लो मोशन में चेंज हो रहा है। फिर यहां जाके आएगा 901। तो समदाब रेखाएं दूर दूर होगी क्योंकि दाब बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब सोचो यदि प्रेशर धीरे धीरे चेंज होगा तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, तो हवा की गति भी क्या होगी? स्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए स्लोप बहुत कम है। जैसे यदि स्लोप की बात करें, स्लोप इस तरह है, तो यदि यहां जल की बूंद छोड़ोगे आप तो धीरे धीरे पानी आगे बढ़ेगा, स्पीड ज्यादा नहीं होगी। पर यदि स्लोप बहुत तीव्र है तो पानी की स्पीड क्या होगी? तीव्र होगी। फॉर एग्जाम्पल जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो गंगा नदी का जो स्लोप है बहुत तीव्र है। इसलिए गंगा के पानी का स्पीड बहुत ज्यादा है। पर जब गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो उसका स्लोप बहुत कम हो जाता है, ढाल बहुत कम हो जाता है, तो पानी की स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसे ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, पहली चीज, यदि समदाब रेखा पास पास है तो दाब प्रवणता ज्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। यदि समदाब रेखाएं दूर दूर है तो दाब प्रवणता क्या होगी? कम होगी। अब सोचो जरा, दाब प्रवणता यदि ज्यादा होगा तो दाब के बदलने की दर ज्यादा, और यदि प्रेशर के बदलने की दर ज्यादा होगी तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह देखो आप, मैं इसे मिटा देता हूं, इसको इस तरह देखो। मान लिया जाए यह साइक्लोन है पूरी, यहां जो है 900, यहां 800, यहां 700, यहां 600, ये केंद्र है। आप सोचो जरा, ये स्थिति है, दाब बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और जब प्रेशर बहुत तेजी से चेंज होगा तो हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब यह विनाशकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आप सोचो समदाब रेखाएं बहुत पास पास हैं, और जब समदाब रेखाएं पास पास हो गई तो दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और जब दाब प्रवणता ज्यादा होगा तो साइक्लोन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। सुना होगा
150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से साइक्लोन आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। आप ध्यान सुनिए इस बात को। पर यदि मान लिया जाए कि यहां प्रेशर जो है, यहां प्रेशर 900 है, यहां प्रेशर 899 है, यहां प्रेशर 898 है, यहां प्रेशर 897 है, तो जो इस प्रेशर है बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और जब प्रेशर धीरे धीरे चेंज होगा तो हवा की स्पीड कम होगी, तो यहां साइक्लोन की गति भी क्या होगी? कम होगी। आप सोचो जरा, इसका अर्थ ये कि जो चक्रवात की गति है दाब प्रवणता से निर्धारित होती है। यदि दाब प्रवणता ज्यादा होगी तो दाब प्रवणता के ज्यादा होने का अर्थ है दाब के बदलने की दर ज्यादा होना। आप सोचो, यदि प्रेशर बहुत तेजी से चेंज होगा तो हवा की स्पीड ज्यादा होगी, प्रेशर स्लो मोशन में चेंज होगा तो हवा की स्पीड क्या होगी? कम होगी। समझाओ, इसका अर्थ यह है चक्रवात की जो गति है वो दाब प्रवणता से निर्धारित होती है। आप सोचो जरा, अब चक्रवात हमारा बनेगा, चक्रवात बनता कैसे है? पूरी बात ध्यान देना। चक्रवात बनता कैसे है? सबसे पहले बात करें, यह शीतवायु राशि है। यह आपकी उष्णवायु राशि है। इनके बीच एक काल्पनिक रेखा खींच गई, इसे कहते हैं वाताग्र। आप ध्यान से सुनो इस बात को। स्थिति ये होती है, अब ये क्या होगा? ये इसको पुश करेगी। पूरी बात ध्यान देना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये वाताग्र है। अब साइक्लोन के बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो उष्णवायु राशि है ये बहुत ही शरारती होती है, ये वाताग्र को पुश करेगी। जब वाताग्र को पुश करती है तो वाताग्र तरंग का रूप ले लेता है। अब स्थिति ये हो जाती है, उष्णवायु राशि और शीत वायु राशि। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो, अब यह शीत वायु राशि है, ये उष्णवायु राशि है, इनके बीच वाताग्र बन गया। पर ये जो उष्णवायु राशि है ये बहुत ही शरारती होती है। ये क्या करेंगी? वाताग्र को पुश करती हैं। ये वाताग्र को पुश करेगी। जो वाताग्र को पुश करेगी तो वाताग्र तरंग का रूप ले लेगा। साइक्लोन बन रहा है। अब इनकी स्थिति ये हो जाएगी, जब ये तरंग का रूप ले लेगा तो इसे कहते हैं वेव साइक्लोन कहते हैं इसे। तरंग चक्रवात कहते हैं इसे। ये नंबर ए स्थिति, ये नंबर बी स्थिति। अब सोचो, अब यहां से साइक्लोन बन रहा है, साइक्लोन यहां से बनना शुरू हो गया। अब क्या होगा? ये और इसको पुश करेगी, ये और इसको पुश करेगी। जब पुश करेगी तो ये जो वाताग्र है, ध्यान देना, उष्णवायु राशि के सामने जो वाताग्र का हिस्सा है इसे कहते हैं उष्ण वाताग्र, और शीत वायु राशि के सामने जो वाताग्र का हिस्सा है इसे कहते हैं शीत वाताग्र। अभी तक वाताग्र का कोई विभाजन नहीं था, लेकिन जब उष्ण वायु राशि वाताग्र को पुश करती है और जब वाताग्र वेव का रूप लेता है, तरंग का रूप लेता है वाताग्र, तो होता क्या है? हमेशा ये होता क्या है कि ये जो तो वाताग्र तरंग का रूप ले लिया इसे कहते हैं वेव साइक्लोन, तरंग चक्रवात कहते हैं इसे। और इस उष्ण वायु राशि के सामने का जो हिस्सा होगा उसे उष्ण वाताग्र, और शीत वायु राशि के सामने का जो हिस्सा होगा उसे कहते हैं शीत वाताग्र।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह रूप ले चुका है। अब ये वाताग्र दो भागों में डिवाइड हो गया। इसके सामने जो इसका हिस्सा होगा शीत वाताग्र, इसके सामने जो वाताग्र का हिस्सा होगा वो उष्ण वाताग्र कहलाएगा। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये इसको पुश करेगी और ज्यादा, जो वाताग्र को पुश करेगी तो वाताग्र की स्थिति इस तरह हो जाएगी। उष्ण वायु राशि, शीत वायु राशि, ये आपका शीत वाताग्र, ये आपका उष्ण वाताग्र, ये सी की स्थिति है। ये थर्ड स्टेज हो गया। सोचो जरा, ये बेचारी अभी शांत है, ये शांत है, और जो ये उष्ण वायु राशि है ये बहुत ही शरारती है, ये लगातार पुश कर रही है, लगातार पुश कर रही है ये। अब पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये शीत वायु राशि, शीत वाताग्र, उष्ण वायु राशि, उष्ण वाताग्र है। ये उष्ण वायु राशि के सामने का जो हिस्सा होगा वो उष्ण वाताग्र, और शीत वायु राशि के सामने का जो हिस्सा होगा वो शीत वाताग्र होगा। ये सी अब क्या होगा, अभी तक तो ये शांत थी शीत वायु राशि, अब ये सक्रिय होगी। जब सक्रिय होगी तो कंडीशन इस तरह हो जाएगी। हमेशा शीत वायु राशि अब इसके सामने जो हिस्सा होगा वो शीत वाताग्र होगा, और ये जो उष्ण वायु राशि है, उष्ण वायु राशि, इसके सामने का जो हिस्सा होगा वो उष्ण वाताग्र होगा। अब ध्यान सुने इस बात को। अब केंद्र में क्या हो गया, गर्म हवा आ गई, अब आ रही है, ये इसको पुश कर रही है, ये आपका डी है। सोचो, ये इसको पुश कर रही है, केंद्र में जो गर्म हवा आई ये शीत हवा है, ये ठंडी होगी। केंद्र में उष्ण वायु राशि होगी आ गई, ये गर्म होगी। केंद्र में ये हवा, परिध पर ठंडी हवा, तो केंद्र में लो प्रेशर, अब परिध पर हाई प्रेशर आ गया। अब सोचो जरा, ये स्थिति क्या हो गई, अब ये साइक्लोन अपने टॉप लेवल पर है, अपने टॉप लेवल पर ये साइक्लोन। आप ध्यान से सुने इस बात को, केंद्र में उष्ण वायु राशि आई क्यों, क्योंकि शीत वायु राशि सक्रिय हो गई, ये इसको पुश कर दिया। अब जो इसको पुश किया तो उष्ण वायु राशि सीधे केंद्र में आ गई, और इसके ही आगे का हिस्सा उष्ण वाताग्र, और शीत इसके आगे का हिस्सा शीत वाताग्र। आप सुन, लेकिन अभी भी इसका संबंध स्थलीय भाग से है और जलीय भाग से है, अभी भी इसका संबंध है, अभी टूटा नहीं है। अब क्या होगा कि ये और इसको पुश करेगी, जब और इसको पुश करेगी तो ये स्थिति हो जाएगी। उष्ण वायु राशि, शीत वायु राशि। अब सोचो, ये जो दोनों वाताग्र हैं, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, दोनों आपस में मर्ज हो गए। इस स्थिति को कहा जाता है अधिवृष्टि, ऑक्लूडेड, इसे ऑक्लूडेड कहते हैं, अधिवृष्टि कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप देखो, इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा, उष्ण वायु राशि का स्थल या जल से संपर्क टूट गया। आप सो इस स्टेज में क्या होगा, उष्ण
वायु राशि का स्थल एवं जल से संपर्क टूट गया, परिणामतः चक्रवात कमजोर होने लगता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात देखो आप कि साइक्लोन बनता कैसे है और क्या इसकी स्थिति होती है। यह आपका यही हिस्सा है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या बताया, ये जो ये हिस्सा है, यहां दोनों वातावरण आपस में मिलने शुरू हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और शीत वायरस ने क्या किया, उष्ण वायरस को ऊपर पुश कर दिया। तो ये जो उष्ण वायरस है, इसका स्थल या समुद्र से संपर्क टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो जलवाष्प ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या होगा, कमजोर होने लगा। यही से चक्रवात धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अंत में जब ये दोनों वातावरण आपस में मिल जाते हैं, वातावरण मिल गए और जो वातावरण मिला, साइक्लोन खत्म हो गया। हमेशा ध्यान दो, जब तक वातावरण बना रहेगा, मैंने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए वातावरण का निर्मित होना जरूरी है। पर यदि ये दोनों वातावरण आपस में मिल गए, मर्ज हो गए, तो वातावरण खत्म। यदि वातावरण समाप्त हो जाएगा तो चक्रवात भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा ध्यान दें इस बात को। इस स्टेज को कहते हैं अधिवृष्टि, ऑक्लूडेड कहते हैं इसको। अब सोचो, ये इसका अर्थ ये है कि जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए, वातावरण का होना जरूरी है। हम ये पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन में केंद्र में लो प्रेशर, परिध पर हाई प्रेशर। और केंद्र में लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब केंद्र में गर्म हवा आ जाए और परिध पर ठंडी हवा आ जाए। अब सोचो, हम यहां से क्या हो गया, केंद्र में गर्म हवा आने लगी तो केंद्र में लो प्रेशर, परिध पर शीत वायरस ठंडी हवा, तो परिध पर हाई प्रेशर। अब केंद्र से परिध से केंद्र की ओर हवाएं चलेंगी, ये साइक्लोन। लेकिन इस स्टेज में आकर के साइक्लोन अपने टॉप लेवल पर होता है, अपने टॉप लेवल पर। उसके बाद ये जो साइक्लोन है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं। और जब दोनों मर्ज हो जाती हैं तो वातावरण समाप्त। यदि वातावरण समाप्त हो गया तो साइक्लोन भी क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। चक्रवात भी कमजोर पड़ जाता है। अब एक चीज सोचो, जब इस साइक्लोन की हम बात करते हैं, पूरी बात ध्यान दो। जब हम साइक्लोन की बात करते हैं, चक्रवात की बात करते हैं, तो चक्रवात होता क्या है। एक बात हमेशा, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय जब चक्रवात है, ये बनता कैसे है, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रश्न ये उठा कि वर्षा कहां ज्यादा होगी इस चक्रवात में। तो ध्यान देने इस बात को, ये साइक्लोन है, ये साइक्लोन का आंख है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये एक उष्ण वातावरण है, ये आपका शीत वातावरण है। ये जो हिस्सा है ये शीत वातावरण है, ये जो हिस्सा है ये उष्ण वातावरण है। याद आ रहा होगा ये कंडीशन, उष्ण वातावरण, शीत वातावरण। जब ये आगे आगे कौन चलेगा, उष्ण वातावरण चलेगा।
जब साइक्लोन आगे बढ़ता है तो ये भाग क्या होगा, चक्रवात अग्रभाग में आगे आता है। अब तो जब चक्रवात का आगे वाला भाग प्रवेश करता है तो तापमान बढ़ जाता है तथा वर्षा रुक जाती है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। इस मैप में देखो, चूंकि ये गर्म है तो जहां जहां पहुंचेगा वहां का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब चक्रवात का अग्रभाग जब प्रवेश करता है तो तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अब देखो, जब ये भाग गुजर जाएगा तो यहां से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, यहां से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, और इस भाग में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। हमेशा यहां से वर्षा प्रारंभ हो गई, यहां आंख में वर्षा होती है, और पिछले भाग में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। फिर मैंने क्या कहा, अग्रभाग में वर्षा नहीं होती है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये साइक्लोन है। साइक्लोन का जब अगला भाग प्रवेश करता है तो ये तो उष्ण वाताग्र है। जैसे मैंने कहा, ये स्थिति है, ये उष्ण वाताग्र है, ये शीत वायुराशि, ये शीत वाताग्र है, ये आपका उष्ण वाताग्र है, यह आपकी उष्ण वायु राशि है। ध्यान से समझो इस बात को। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कहां वर्षा ज्यादा होगी और कहां वर्षा कम होगी। यह उष्ण वाताग्र है। जब चक्रवात का अगला भाग प्रवेश करता है तो तापमान बढ़ जाता है और वर्षा रुक जाती है। जो ये भाग गुजर जाता है वर्षा शुरू हो जाती है। चक्रवात के आंख में वर्षा होती है, यह चक्रवात की आंख है और आंख में वर्षा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा चक्रवात के पिछले भाग में होती है। क्यों? आखिर पिछले भाग में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि शीत वाताग्र है। यह जब तेजी से आगे की ओर बढ़ती है ना, हमेशा जानो, जब ये तेजी से आगे की ओर बढ़ती है तो हवाओं को तेजी से ऊपर उठा देती है। हवाओं में जलवाष्प है। जब जलवाष्प युक्त हवा जब तेजी से ऊपर उठती है तो जलवाष्प एक साथ संघनित हो जाता है और जल की बूंदों के रूप में धीरे धीरे गिरने लगता है। एक सिंपल क्वेश्चन, वर्षा कहां होगी और कहां नहीं होगी? आप ध्यान से सुने इस बात को। हमेशा ये साइक्लोन कहां वर्षा होगी और कहां वर्षा नहीं होगी। फिर एक प्रश्न, ये जो चक्रवात है, चक्रवात की दिशा क्या होगी? यानी कि दिशा को कौन डिसाइड करता है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं इसे बिठा देता हूं। देखो अब चक्रवात की दिशा क्या होगी? चक्रवात की दिशा वाताग्र की दिशा से निर्धारित होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात, ये जो चक्रवात की दिशा है
वाताग्र की दिशा से निर्धारित होती है हमेशा। और यदि वाताग्र जिगजैग स्थित है, मान लो वाताग्र इस तरह है, तो चक्रवात भी इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, पहली बात। और दूसरी चीज हम बात करें, ये जो चक्रवात है, चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि पछुआ हवाएं रुक जाओ उल्टा हो गया, रुको आप। पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे एक मैं मैप लेता हूं, मैं मान लिया जाए यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह आपका यूरोप है। यूरोप ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। हमेशा जान दो ये इक्वेटर है। पूरी बात, साइक्लोन यहां बनेगा, ये साइक्लोन है। पछुआ हवाएं यूं प्रवाहित होती हैं, कल की क्लास को याद रखना। ये साइक्लोन तो बन जाता है और पछुआ हवाएं इसको पुश करेंगी। क्यों? चूंकि पछुआ हवा पश्चिम से पूरब आ रही है। जैसे बात हो रही थी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पछुआ हवाएं यूं चल रही हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये पछुआ हवाएं क्या करेंगी? इसको पुश करेंगी। और जब इसको पुश करेंगी तो इनकी स्थिति इस तरह हो जाएगी। ये यूरोप है, ये साइक्लोन ऐसे बढ़ेगा पश्चिम से पश्चिम और पूरब। अब देखो ये जो पछुआ हवाएं उनकी दिशा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब ये जब साइक्लोन यहां बन गया तो ये पछुआएं इसको पुश करती हैं, इसको पुश करती हैं। और जब इसको पुश करेंगी तो ये साइक्लोन क्या होगा? जाके यूरोप से टकराएगा। ये कभी भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस भाग में नहीं टकराएगा। और ये यूरोप का पश्चिमी भाग और महासागर का पूर्वी भाग। तो पछुआ हवाएं क्या करती हैं? इसको पुश करती हैं हमेशा। यदि पछुआ हवाएं न चले तो ये साइक्लोन वहीं खड़ा रहेगा और मूव करता रहेगा। वो आपने देखा होगा साइक्लोन की स्पीड 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। आप न्यूज पेपर में सुनते होंगे या न्यूज चैनल पे कि 2 दिन बाद भारत में आ जाएगा। और भारत से 1000 किलोमीटर दूर चक्रवात बन चुका है। 1000 किलोमीटर दूर चक्रवात बन चुका है और भारत तक आने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। और साइक्लोन की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। तो जब 1000 किलोमीटर है तो 5 घंटे में आ जाना चाहिए। पर 2 दिन की बात क्यों? 3 दिन की बात क्यों? तो ये जो गति बताई जाती है, ये गति हवाओं की परिधि से केंद्र की ओर है। जैसे मैंने कहा ये चक्रवात है, ये जो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, इन हवाओं की जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर प्रति आवर या 200 किलोमीटर प्रति आवर होती है। इन हवाओं की स्पीड, और हवाओं की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? हमेशा हवाओं की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? दाब प्रवणता पे। और दाब प्रवणता किस पर निर्भर करता है? समदाब रेखाओं की स्थिति पर।
अब हमेशा ध्यान दो, तो ये जो चक्रवात है हमेशा पश्चिम से पूर्व प्रभावित होता है, क्योंकि पछुआ हवाएं क्या करती हैं, पश्चिम से पूर्व इसको पुश करती हैं। और ये कहां टकराएगा, यूरोप के पश्चिमी भाग में टकराता है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, जब हम इस चक्रवात की बात करते हैं, ये तो दिशा हो गई, अब चक्रवात की गति क्या होगी। गति, तो ध्यान देना इस बात को, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति कम होती है, क्योंकि दाब प्रवणता कम होती है, क्योंकि समदाब रेखाएं दूर दूर होती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये जो साइक्लोन की गति है इसकी गति कम होती है, क्योंकि दाब प्रवणता कम होती है। और दाब प्रवणता का अर्थ क्या है, दाब के बदलने की दर। और जब दाब प्रवणता कम होगी तो क्यों कम होगी, क्योंकि समदाब रेखाएं क्या होगी, दूर दूर होगी। इसलिए देखा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हानिकारक नहीं होता। चक्रवात हानिकारक नहीं होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न, इस चक्रवात का व्यास कितना होगा। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसका व्यास, या हम त्रिज्या की बात करें, शीतोष्ण चक्रवात का व्यास कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। सामान्यतः देखा जाता है इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग 700 किलोमीटर से लेकर कभी कभी 1000 किलोमीटर तक इसकी व्यास होती है। लेकिन यह जो व्यास है हमेशा चक्रवात की व्यास वाताग्र एवं वायु राशियों की चौड़ाई से निर्धारित होता है। हमेशा ध्यान दो, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये जो साइक्लोन है इसका व्यास 700 किलोमीटर होकर 1000 किलोमीटर है। ये डिपेंड करता है एयर मासेस की चौड़ाई क्या है, क्योंकि एयर मासेस मिलकर के वाताग्र बनाते हैं, और वाताग्र का बनना जरूरी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए। समझते ये है, वायु राशि की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी साइक्लोन का व्यास उतना ज्यादा होगा। और मैंने क्या कहा, यह वाताग्र कहीं पर भी बन सकता है, स्थल या समुद्र, महाद्वीप या महासागर, कहीं भी बन सकता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है यह कहीं भी बन सकता है, यह स्थल पर भी बनता है और समुद्र पर भी बनता है। यह बन तो कहीं भी सकता है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा यह कहा जाता है चक्रवात, अब सोचो चूंकि इसकी स्पीड कम होती है तो हवाएं जब ऊपर उड़ती हैं, जब हवाएं ऊपर उड़ती हैं ना, तो जिस मौसम में पैदा होती है वहां का तापमान उसमें माइनस में होता है।
चूंकि तापमान माइनस में होता है, इससे जलवाष्प जल की बूंदों में कन्वर्ट होने से पहले हिमकणों में कन्वर्ट हो जाती है। इसे बड़े पैमाने पर वह स्नोफॉल होता है, हिमपात, स्नोफॉल। आपने देखा होगा यूरोप में बड़े पैमाने पर स्नोफॉल होता है। अब एक चीज बात करें हम लोग, आखिर ये चक्रवात कहां कहां बनेगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक मैं मैप बनाता हूं। मैं यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यह आपका यूरोप है। यह अटलांटिक महासागर है। यह आपका प्रशांत महासागर है। बस समझने के लिए ध्यान दो इस बात को। यह आपका भूमध्य सागर है। अफ्रीका महाद्वीप, ये भारत है। इस मैप में देखो जरा, हमेशा इस मैप में देखो आप, ये आपका ये जो एरिया है ये भूमध्य सागर है। वास्तु 3 बेल्ट होते हैं, 3 बेल्ट। ये जो है एल्यूसियन आइलैंड्स है, एल्यूसियन द्वीप समूह है। ये जो है आपका आइसलैंड है। आइसलैंड द्वीप है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा? यह प्रशांत महासागर है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब ये साइक्लोन यहां बनेगा, ये साइक्लोन यहां बनेगा। पछुआ में क्या करेगी? इसे पुश करेगी। ये पछुआ हवाएं हैं। इसे पुश करेंगी और ये साइक्लोन जाके कहां टकराएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टकराएगा। ये साइक्लोन सीधे यहां टकराएगा। जिस मौसम में टकराता है साइक्लोन, यहां तापमान माइनस में है। इसे ये साइक्लोन जाके क्या करता है? आगे बड़े पैमाने पर स्नोफॉल करता है। स्नोफॉल यहां बड़े पैमाने पर हिमपात होता है। अब एक चीज सोचो जरा। फिर दूसरी बात, ये पूरा यूरोप है। मैंने क्या कहा? इसको कहते हैं एल्यूसियन आइलैंड्स। यहां साइक्लोन बनेगा। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने के 3 क्षेत्र हैं। एक यहां चक्रवात बनेगा, यहां चक्रवात बनेगा। आप सोचो, ये जो चक्रवात बना, पछुआएं पुश करेंगी और ये चक्रवात आगे बढ़ेगा और ये जाके यूरोप में क्या करेगा? वर्षा करेगा। वर्षा होगी या बड़े पैमाने पर स्नोफॉल होगा। इसे इस साइक्लोन के कारण पूरा उत्तरी यूरोप में बड़े पैमाने पर स्नोफॉल होता है, हिमपात। और यह साइक्लोन जब तक सक्रिय रहेगा तब तक स्नोफॉल चलता रहेगा। ये जब तक सक्रिय रहेगा स्नोफॉल, ये क्या होगा? चलता रहेगा। सामान्यतः इस साइक्लोन की जो ऊंचाई होती है 10 से 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है। सोचो जरा, 10 से 12 किलोमीटर ऊपर तक इस साइक्लोन की ऊंचाई होती है। आप सोचो जरा, कुछ जो है भूमध्य सागर में साइक्लोन बनेंगे। और जब भूमध्य सागर में जो साइक्लोन बनता है, यह साइक्लोन क्या होगा? यह पार करता जाएगा ईरान, पाकिस्तान होते हुए
ये हिमालय में टकराएगा। उस समय देखा होगा ये टकराता कब है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं इसे ही कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं इसे। आप सोचो जरा, ये जब साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन जब आता है, हिमालय में जब प्रवेश करता है, तो हिमालय के क्षेत्र कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां तापमान माइनस में होता है। इसलिए जो ये प्रवेश करेगा, जल की बूंदें हिम कणों में कन्वर्ट हो जाएगी और बड़े पैमाने पर स्नोफॉल होगा। आपने सुना होगा कभी साइक्लोन जनवरी में आएगा, कभी फरवरी में आएगा, कभी मार्च में आ जाता है, हमेशा। और यह साइक्लोन सुना होगा 3 से 4 दिन तक लगातार स्नोफॉल होता है, क्योंकि साइक्लोन 3 से 4 दिन तक सक्रिय रहता है। और जब तक ये साइक्लोन भारत में सक्रिय रहेगा, तब तक यहां बड़े पैमाने पर स्नोफॉल होता रहेगा, हिमपात होता रहेगा बड़े पैमाने पर। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने के 3 एरिया है। नंबर 1 एल्यूशन आइलैंड्स, नंबर 2 आइसलैंड के आसपास, और नंबर 3 भूमध्य सागर। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसके बनने के 3 क्षेत्र हैं, हमेशा जान दो। फिर देखो, मैंने क्या कहा, ये जो साइक्लोन है पश्चिम से पूरब जा रहा है, क्योंकि पछुआएं इसको क्या कर रही हैं? पुश कर रही हैं। और ये चक्रवात विनाशक नहीं होता, क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। फर्क ये कि चक्रवात के आने से क्या होता है? स्नोफॉल बड़े पैमाने पर होता है। परिणाम क्या होता है कि तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है, ठंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन की हम बात करें। अगली चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाए, उष्ण कटिबंधीय हम चक्रवात की बात करें। देखो आप, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इन चक्रवातों के विभिन्न नाम है। कैरिबियन सागर में हरिकेन, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, चीन सागर में टाइफून, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वीली वीली, और भारत में इसे साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे मंडे की क्लास में। साइक्लोन, और जब पूरा साइक्लोन हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।